मेन मोटो क्या है, हमें तो रेजिस्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल पता होना चाहिए, बट इसमें नहीं पता। तो कहीं पर भी जीरो मानो, पहले तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये जीरो, पूरी लाइफ वायर है। ऊपर क्या मान लो, एक्स। तो अगर ये एक्स माना तो ये भी एक्स, और ये भी एक्स, और ये भी एक्स, और ये भी एक्स, और ये भी एक्स। अब क्या मानो, कंसीडर एक्स इज अ हायर पोटेंशियल, तो करंट को फ्लो करा दो। तो यहाँ पे करंट आएगा, लेट्स से I1, ये करंट I2। अब इधर देखो, हम जो रियलिटी में करंट मानते थे, अगर यहाँ पे करंट ना होता तो हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट तो नीचे आती ना, बट इसमें एरो, दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। एमीटर क्या बताता है, करंट की प्रेजेंस को बताता है, करंट कितना एम्पलीट्यूड का फ्लो कर रहा है। तो ये देखो कितने एम्पलीट्यूड का फ्लो कर रहा है, बट किधर, ऊपर, और हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कैसा है, नीचे होना चाहिए। तो हम नेगेटिव साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट है वो I3 मान लिया, लेट्स से I3, बट I3 को जब मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसने डायरेक्शन दे दी है। अब इसमें आ गया I4, आ जाओ, ये I4, ये I5, ये I6, और I6 कैसा लिखूंगा, प्लस या माइनस, क्योंकि जो हमने डायरेक्शन मानी रियलिटी में उसमें ही फ्लो कर रहा है। आओ जंक्शन हो लगाइए, जंक्शन हो क्या कहता है, जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी करंट। तो बोलो जल्दी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 मस्ट बी इक्वल टू 0। जल्दी बोलो I1 की वैल्यू x बाय, जल्दी बोलो I2 की वैल्यू x बाय, I3 की वैल्यू -10, x4 की वैल्यू x बाय, I5 की वैल्यू +5 इज इक्वल टू सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकाल लो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रख देना वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, I1 पता लग जाएगा, I2 पता लग जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन आई तो जो डायरेक्शन आपने मानी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और नेगेटिव आ गई तो डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत, पक्का। कल हम लोगों ने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री में हम लोगों ने देखा था मिरर सिमेट्री। क्या मिरर सिमेट्री के क्वेश्चंस कर लोगे, कोई दिक्कत आई? अगर नहीं आई तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सभी बच्चे करेंगे। सभी रेजिस्टेंसेस आरोप के बच्चों, सभी रेजिस्टेंसेस आरोप के। फाइंड RAB, फाइंड RAB, जल्दी फाइंड RAB। इधर आप देखो, देखो बाबू प्रियंका, ऐसे देख, एक बार और समझा देता हूँ। चलो, पहली बात सिमेट्री का मतलब ये होता है बच्चे कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो है मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री में ये बोला था कि जिधर करंट फ्लो कर रहा है ना उसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दो। ये करंट ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है तो परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल ऐसे बीच से काटो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो सर्किट है एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे आ जाए। तो ये काटा हमने। फिर हमने बात की थी कि बच्चों जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये इट इज नथिंग बट अ कनेक्टिंग वायर, यू कैन से लाइव वायर। तो लाइव वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल, तो इसको मैंने x माना तो ये भी x, तो ये भी। फिर हमने देखा, देखो इसने इस वायर को, AB वायर को बिल्कुल दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। दो पार्ट्स का मतलब क्या है, अगर इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, मान लो 10 ओम है, तो कितना हो, 10 ओम पूरी वायर का रेजिस्टेंस है। तो इसने इसको दो पार्ट्स में कट कर दिया, तो 5 इधर 5 इधर। तो लेकिन हमारे यहाँ पे R है, तो ये कितना हो जाएगा, R/2 इधर और R/2 इधर। अब देखो ध्यान से क्या सिमेट्री बनाया, R इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R/2 इधर भी R/2। यानी अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ तो क्या बिल्कुल मिरर इमेज है, बिल्कुल। अब क्या करना है, सिंपली इसको देखो, A बीच में आ जाएगा X और साइड में आ जाएगा B। तो यहाँ पे लिखो A, यहाँ पे लिखो X, यहाँ पे लिखो, सिंपल। देखो ये वाला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में, X और A, तो A और X के बीच में लगाओ। ये वाला किस किस के बीच में, A और X के बीच में लगाओ। ये R, ये भी R। अच्छा ये किस किस के बीच में, बट कितना, आधा।
तो यहाँ पे R/2 लगा दो। अब देखो सिमिलरली ऐसे सर्किट उधर बनने वाले हैं जब मिरर इमेज बोल दी। तो मैंने क्या बोला, जो कि यहाँ पर जो भी सर्किट होगा तो इसका सेम आएगा। सोच अगर इसको सॉल्व करके मेरा आंसर x आया तो 2x हो जाएगा, सीरीज में ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, इसको ऐड कर, बस इसको सिंपलीफाई कर लो। इसको सिंपलीफाई करके तुम्हारा आंसर R/4 आ रहा होगा। तो नेट आंसर कितना आ गया, 2 × R/4 यानी R/2। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? पक्का? श्योर? अब देखो हम बात कर रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और हमने बात की बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस में हमने क्या देखा था बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो। R1/R2 = R3/R4 की रेशो के बराबर है, तो R5 को हम हटा देंगे। अगर R5 को हटा देंगे तो सर्किट हमारे लिए इजी बन सकता है। अब सीबीएसई मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनना, या जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनर आएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ध्यान से, मान लो ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। ये 2, ये 4, ये 3, ये 6, ये 5 ओम। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। पहले बताओ बैलेंस है या नहीं? बैलेंस है, तो R5 को हटा सकता हूँ। अब क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इफ वी इंटरचेंज R5, इसको R5 बोल देता हूँ, R5 इन बैटरी, मतलब क्या हुआ, जहां COD पहले R5 लगा हुआ था वहां को हटा के बैटरी लगा दी, और जहां बैटरी लगी हुई है वहां हटा के क्या लगा दिया, R5। तो बोला गया इज, दोबारा से, कि क्या ये स्टिल एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यस या नो? चेक करते हैं, क्वेश्चन सुन लो पहले आराम से। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? उन्होंने बोला गया कि जहां पर R5 लगा हुआ था वहां बैटरी लगा दी, और जहां बैटरी लगी हुई थी वहां R5 लगा दिया। बोला गया स्टिल दिस ब्रिज या दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो सिंपली हमें रीड्रॉ करना आना चाहिए। अब रीड्रॉ के लिए देखो क्या करना है बच्चों, फिर वही पॉइंट समझना आना चाहिए कि आप इन वायर्स के टर्मिनल्स को मत तोड़ना। बट अभी क्वेश्चन में बोल दिया है, तो उन्होंने क्या बोला, इसको हटाओ, ये कहाँ लग जाएगी, A और B, और ये कहाँ लग जाएगी, C और B। पहले ऐसे लगा के देखते हैं, दोबारा ध्यान से देखो, ये बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट ऐसे ही रहेगा बच्चों। यहाँ पे लगा दी बैटरी और यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस R5। बोलो यही तो बोले ना उसमें? बाकी रेशियो देखो, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये जो भी बैटरी है 2 वोल्ट की बैटरी मान लो, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, जैसे कि हमें पता है सर ये सारी की सारी वायर है तो वायर ही, क्यों ना इसको ऐसे कर लूँ क्या मैं? ध्यान से देखना, इसको दोबारा रीड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ये एज इट इज, ये चारों के चारों में कोई भी चेंज नहीं किया मैंने। अब अगर आप ध्यान से सुनो, एक बच्चे ने बोला कि सर एक बार बताओ ना, इसको ऐसे घुमा के लेके आने की क्या जरूरत है, इसको मैं सीधा नहीं लेके जा सकता। भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में तो लगाना है ना रेजिस्टेंस, तो ये वाला पॉइंट ये रहा और ये वाला पॉइंट ये रहा। अब इसको ऐसे घुमा के लेके आने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट भी तो लगा सकता हूँ, ये से नो। पहली बात तो ये बताओ। फिर दूसरी बात बोला कि सर जो ये बैटरी ऐसी सीधी लगी हुई थी, क्या इस बैटरी को मैं घुमा के लगा सकता हूँ क्या? नहीं है। आप सोच, ये कौन है 2, ये कौन है 4, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, देखो 2/3 4/6 स्टिल बैलेंस्ड। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, हर एक एग्जामिनर और कभी कभार सीबीएसई में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आते हैं कि अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में से मैं गैल्वेनोमीटर, इसको गैल्वेनोमीटर वाली वायर बोलते हैं, अभी बताएंगे कि अगर ये वाली वायर को और बैटरी को इंटरचेंज कर दूं तो क्या ब्रिज पे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चेक करके देखा भाई, जो रेजिस्टेंस पहले ऐसे लग रहा था वो ऐसे लग गया, जो बैटरी पहले इनके टर्मिनल्स के बीच में लगी थी वो ऐसे लगी। स्टिल ब्रिज कैसा है, बैलेंस, और ब्रिज बैलेंस है तो अभी भी ये दोनों क्या हो जाएंगे,
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों सीरीज बन जाएंगे, ये दोनों सीरीज बन जाएंगे। इसमें ये दोनों सीरीज बन रहे थे, ये दोनों सीरीज, बात समझ में आ गई? बस आर इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा, बाकी सर्किट अभी भी बैलेंस का बैलेंस रहने वाला नहीं है ना। इधर देखो, जब ये वाला हटाना था तो ये 2 और 4 पैरेलल सीरीज में आए ना बच्चे, और ये 3 और 6 सीरीज में आए। अब ये हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों और आपस में नहीं आए, समझ में पक्का? तो आर इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा, बाकी बैलेंस अभी भी रहने वाला है। मतलब कोई दिक्कत? पक्की बात? चलिए अब इसमें आते हैं बच्चों इनफाइनाइट लैडर सीरीज। ठीक है, वो आपको सोल्व करने का तरीका बता। देखो इनफाइनाइट लैडर सीरीज समझ में आ गया? एक लैडर टाइप होगा, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होंगे, हमें उसका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। आप देखो वो कैसे। आप समझ लेना ये इंफिनिटी तक है, ठीक? इसकी वैल्यू 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। हमसे बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब ये बताओ इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीज लगी है ऐसे। अब इसको एक चीज समझो, और ये स्टेप्स है ऐसे सेम आपको कैपेसिटर में मिलने वाला है, डिट्टो सेम। मैं फिर कह रहा हूँ सर्किट थ्योरी जैसी यहाँ पढ़ रहे हो ना, जहाँ जहाँ आर लगाओगे ना वहाँ वहाँ कैपेसिटर लगा देना, सेम न्यूमेरिकल्स लाने वाले, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, ध्यान रखना। बस फर्क क्या पड़ेगा, जो यहाँ सीरीज में होता है ना वो वहाँ पैरेलल में हो जाएगा, जो वहाँ पैरेलल में होता है वो सीरीज में, और जो यहाँ पैरेलल में होता है वो सीरीज हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ने वाला है, बाकी सर्किट थ्योरी डिट्टो सेम होगा। अब सुनो इसमें कैसे, मान लो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एलन मस्क के बाद, मतलब एलन मस्क से एलन मस्क से पहले मैं ही आता हूँ। सोचो इतना अमीर आदमी, अब सोचो अगर इतना अमीर आदमी मेरे जेब में से अगर 1 2 लाख रुपए गिर भी गए, ऐसा थोड़ी ना मैं रोने लग जाऊंगा, बट सोच मेरे पास है ही 1 लाख रुपया और वो ही गिर गया, मैं तो भाई साहब आत्महत्या करने लायक हो जाएगी। तो सिमिलरली ये बताए इतना इनफाइनाइट सीरीज है, अगर इसमें से मैं एक सर्किट को हटा भी दूं तो इसकी नेट इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं भाई। ये देखो ना, सेम इसी सर्किट का रिपीटेशन है ना। अगर मैं एक सर्किट हटा भी दूं तो भी मैं कह सकता हूं, देखो ध्यान से, इसके बाद रिपीटेशन देखो, रिपीटेशन कहां से हो रहा है, ये वाला पॉइंट है, तो ये और सी और डी, मैं ये करूँ इस सर्किट को हटा दूं तो अभी भी आर इक्विवेलेंट कितना करने वाला है, जो भी आएगा, लेट से एक्स आ रहा है, मान लिया कि लेट एक्स बी द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इन सबको सोल्व करके वैल्यू एक्स आई है। अभी अगर इसको हटा दूंगा ना तो भी एक्स ही है, इनफाइनाइट में से एक लैडर हटाया, एक सर्किट हटाया है, तो नेट इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सो ये 1 लाख सीरीज है, एक हटा दिया एक और जोड़ दो पीछे, एक हटा दिया एक और जोड़ते चले जाओ पीछे। इनफाइनाइट का मतलब ये होना है कितना भी लगा सकते हो जितना मर्जी, उसमें से मैं केवल एक को हटा रहा हूं। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट एक्स बी द, एक्स मानो एक्स मान लो, आर मानो आर मान लो, टोटली आपकी मर्जी। लेट एक्स बी द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। मैंने मान लिया कि इसके बीच का इक्विवेलेंट कितना है, ए और बी, ए और बी के बीच का कितना है, एक्स। अब अगर मैं इसको हटा दूं सर्किट में से, देखना ध्यान से, ये ए है बच्चों, ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, और यहां से दोबारा स्टार्ट करो तो ये वाला पॉइंट भी सी है, ये वाला पॉइंट भी डी है, दोबारा देखो वही रिपीटेशन आ गई, तो ये भी कहां तक है, इंफिनिटी। तो अगर मैंने ए और बी के बीच में एक्स माना है तो सी और डी के बीच में भी कितना आएगा, अगर सी और डी के बीच में एक्स है तो ये भी कितना हुआ,
इस सर्किट को सोल्व कर लो, काम खत्म। सॉल्व दिस सर्किट। आगे कैसे, ध्यान से सुनना, ये दोनों इसके साथ और इक्वल टू इसके बराबर, नेट इक्विवेलेंट ये तो है। देखो x और ये 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों को सोल्व करो। 2x बाय 2 प्लस एक्स, 2x बाय 2 प्लस एक्स, ये तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया। प्लस में 1 आ जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर है, क्योंकि ए और बी के बीच में और ए और बी के बीच में क्या मान है, सॉल्व फॉर x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, एक प्लस और एक, आपका आंसर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की, रो एल बाय रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती नहीं है, लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, एरिया क्रॉस सेक्शन नेगेटिव हो नहीं सकता, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव, तो इसकी दो रूट्स आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबा, तो एक पॉजिटिव आएगा और एक, तो आपका आंसर क्या आएगा, खत्म। दोबारा सुनो, जब भी इनफाइनाइट लेटर आ जाए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या सिमेट्री बन रही है। 99% में तुझे डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा सिमेट्री है, 1% केस है जो नहीं दिखाई देगा, वो मैं भी कराऊंगा। तो जब आपको दिखाई दे जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या करना है, इनके बीच में जिनके क्रॉस निकालना है, चुपचाप मान लो, लेट x y z जो तुझे मानना है कि लेट ये इसके बीच में है, एक सर्किट को हटाना है जहां से वो रिपीटेड मोड में है। तो देखो 1 और 2, तो यानी ये वाले पॉइंट से जहां से वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, सर्किट को अलग कर दो, तो जितना ए और बी के बीच में आएगा ना उतना ही सी और डी के बीच में आएगा, तो सी और डी यहाँ पर भी लगा हुआ है। बस ये वाले फ्रंट वाले पार्ट को सोल्व कर लो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व फॉर x, जो भी आपके पास प्लस आंसर आ जाएगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। जल्दी बताओ समझ में आया क्या, श्योर? देखो इसको, find R equivalent between A and B, find R equivalent between A and B। चलिए देखिए, फिर कह रहा हूँ अच्छा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से एक नई चीज और मतलब सीखने को मिलेगी आपको। तरीका वही है, हमसे बोला गया फाइंड R equivalent between A and B, तो तरीका तो अभी भी वही, क्या, let X be the equivalent between A and B। मैंने मान लिया, बट पहले क्वेश्चन में तो हम देख रहे थे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीटेड था। अभी सुनो, तो मैं क्या करूं, देखो सर देख के तो नहीं लग रहा है ये रिपीटेड है, बट ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो ये कभी आता नहीं है, बट अगर आ जाए तो दिमाग लगाना, कुछ ना कुछ चीजें कॉमन लेने के बाद वो रिपीटेशन मोड में आएगा जरूर। देख मैंने बोला ये ए है, आराम से सुना बिल्कुल तसल्ली से, दिस इज 2 दिस इज 4, ये ए और ये बी। अब सोचो ये वाला पॉइंट सी माना, ये वाला पॉइंट डी माना, अगर इसमें से मैं पूरे सर्किट में से 2 कॉमन ले लूं, लेके देखो 2 कॉमन ले ले तो 2 4 4 8 8 16 बनेगा ना सेम एज इट इज रिपीटेशन में। तो मैंने क्या माना कि भैया देखो जो इनके बीच में था x वही इनके बीच में आएगा x, ये तो कंफर्म्ड है। लेकिन क्या कि इस पूरे सर्किट में से यहाँ के बाद क्या चीज कॉमन ली मैंने, तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से पूरे सर्किट में से बच्चे 2 कॉमन ले लूं तो क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, देखो 2 4 4 8 एंड सो, देखो रिपीटेशन मोड पे आ गया। अरे बोलो भाई अब बच्चे एक बार बताइए, यहाँ के बीच में कितना माना है मैंने x, तो ये टोटल यहाँ पे कितना लगाऊंगा, x या 2x, बस ये डिफरेंस है। a और b के बीच में अभी भी कितना है x, लेकिन x के बाद क्या है 2 क्यों आया, क्योंकि कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, किसी में 3 कॉमन लेना पड़ेगा, हो सकता है 4 कॉमन लेना पड़े, तो कॉमन सेंस लगा के रखना आपको। तो ये बस यहाँ पे क्या है 2x। आप बोलो क्या करें, फिर तो बहुत इजी बन गया, 2x और 4 और ये सीरीज में और इक्वल टू किसके बराबर, x, किसके बराबर, जल्दी क्वेश्चन लिखवा दो बस, 2x into 4
बाय 2x प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, दोबारा सॉल्व फॉर x, आपको वही इक्वेशन दिखाई देगी। x की दो क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x की वैल्यू निकालो, पॉजिटिव जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। बोलो आया नहीं आया? बट इसमें क्या चीज समझाने वाली थी बस वो मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज और सुन लो, कोई भी सर्किट सीरीज में हो पैरेलल में हो, अगर आप वहां से कुछ भी चीज कॉमन लेके आ सकते हो ना, तो भले ही कॉमन लेके ना नेट इक्विवेलेंट निकालो, उस कॉमन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करके देख लेना, बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए आगे बढ़ो। अब मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, ठीक, तो करंट फ्लो करेगा। इस कंडक्टर का कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होगा बच्चों, तो करंट बताओ कहां से कहां फ्लो करेगा? कन्वेंशन ऐसा माना गया कि भैया यहां से यहां जाएगा। ये बैटरी है बच्चे, बैटरी के अक्रॉस जैसे बैटरी लगा देंगे, बैटरी तीन काम करती है, जल्दी बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। परफेक्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज, देखो सिंपल सी बात, मान लो कि ये चार्ज अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है Q, तो Q चार्ज यहाँ से 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 गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं आई उसका रीजन भी समझ में आता है, क्योंकि सर Q पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो देखो यहाँ से यहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, चार्ज पे फोर्स लगा, चार्ज बहुत इजीली यहाँ पर आ गया, बट जैसे ही यहाँ पर आया चार्ज अटक गया। रीजन है क्यों अटक गया, इसको थोड़ा इलाज करके बनाता हूँ। सिंपल सी बात बता, क्या चार्ज यहाँ से यहाँ अपने आप जाएगा? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो चार्ज अब अपने आप यहाँ से जाएगा नहीं। यानी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बैटरी ने कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य जरूरी भी है। रीजन भी समझ, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये 0 और ये V है। वर्क डन का फॉर्मूला बोलो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इनटू, अरे सारे बोलो रे। जब चार्ज यहाँ पर आया तो इसके पास एनर्जी कितनी है? 0। कितनी एनर्जी है? जब यहाँ पर आया तो कितनी एनर्जी है? Q इनटू V, यानी इसको एनर्जी मिली, तो ये एनर्जी दी किसने? दी किसने? यानी ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बैटरी ने कुछ कार्य किया, तो वर्क डन बाय बैटरी, कुछ कार्य किया। वो कितना कार्य किया? अब सुनो, आप लोग देखोगे, आप लोगों को ना न्यूमेरिकल में दो चीजें लिखी मिलती है, एक जिसको हम बोलते हैं EMF, एक जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन्वर्टर। इन्वर्टर देखो, इन्वर्टर की ऐसी बैटरी दिखाई देगी आपको, और बैटरी के यहाँ पर दो टर्मिनल दिखाई देते हैं, इन्हीं दोनों टर्मिनल पे आप कनेक्शन लगाते हो। और कभी अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना होता है तो वो वोल्ट मीटर वगैरह लेके आते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जो हम मेजर करते हैं ना वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होता है V। तो सर ये EMF क्या होता है? आप सुनो ध्यान से, आराम से सुनो। एक यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके आने में बैटरी ने जितना भी कार्य किया, बेसिकली वर्क डन किया, दैट इज EMF ऑफ दिस सेल। दैट इज, दोबारा बोलो, दैट इज, दोबारा बोलो, क्या होता है EMF? एक यूनिट चार्ज, बेसिकली एक कूलाम खोलने भी के लिए, तो अगर डेफिनेशन को और फील लेना चाहे तो एक कूलाम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके आने के लिए बैटरी ने जो भी कार्य किया, दैट इज EMF ऑफ दिस सेल। और ये कार्य जरूरी भी है, रीजन है क्योंकि हमने बोला सर्किट में करंट कंप्लीटली तभी तो फ्लो करेगा बच्चों। नहीं तो देखो यहाँ से चला, यहाँ के रुक गया, तो सर्किट कंप्लीट ना होगा। सर्किट तो जब कंप्लीट होगा ना, जब पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे घूमता जाएगा, तभी तो हम बोलेंगे करंट फ्लो कर रहा है। अरे बोलो भाई, तो यहाँ के तो चार्ज रुक गया। अब यहाँ से यहाँ तक कौन लेके जाएगा? बैटरी, अपने आप तो नहीं जाने वाला। तो यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आने में बैटरी ने कितना कार्य किया? दैट इज EMF। अच्छा, अब बात ये आती है, जितना कार्य बैटरी करते क्या वो सारा का सारा हमें मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि अब जब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे अपनी 12th स्टैंडर्ड में, तो यू विल रियलाइज कि इसके अंदर है ना कुछ रिएक्शंस होती है। इसके अंदर है ना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ लॉस होता है एनर्जी का।
अब एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लो अभी देखो, पहली बात वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू V। अगर Q में यूनिट चार्ज मान के चल रहा हूं तो वर्क डन की यूनिट है जूल, और वही जूल 1 वोल्ट के बराबर है। अरे बोलो भाई। तो सोच, अगर बैटरी ने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 15 जूल का कार्य किया, 15 जूल इज नथिंग बट 15 वोल्ट का उसने ईएमएफ किया बेसिकली। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 15 जूल का कार्य किया, हमें मिला जो है वो 12 जूल है, तो वो 3 जूल कहाँ गए? तो बैटरी जितना कार्य करेगी दैट इज ईएमएफ ऑफ दिस सेल। जो हमें मिलता है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल, और जो लॉस होता है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो भी एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ बैटरी ने मान लो 15 जूल का कार्य किया और हमें मिला 10 वोल्ट, तो वो 5 वोल्ट का कहाँ गया, 5 जूल कहाँ गया? वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में रेडिएट आउट हो गया। दैट्स इट। बात समझ में आ गया? तो पक्की बात, एक चीज और याद करो बच्चों, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में लिखा आएगा ना कि ए सेल ऑफ ईएमएफ ई, तो हमेशा ध्यान रखना उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर देगा वो, उसके साथ हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। जब भी ये लिखाएगा ना कि सेल हैविंग 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और ए सेल इज हैविंग अ ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट, दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें 10 वोल्ट में वो एनर्जी के लॉसेस को काउंट कर चुका है, ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट में वो एनर्जी के लॉसेस को काउंट। बात समझ में आई? तो रियलिटी में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ होता है ना दैट इज इनपुट जो हम देंगे, और जो V होता है ना दैट इज आउटपुट जो हमें मिलता है। तो आउटपुट कहाँ मिलता है? इन टर्मिनल्स पे। ये बोले जाते हैं टर्मिनल ऑफ द सेल या टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो इस बैटरी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ना, जो इसके अंदर कुछ भी कार्य होता है वो ईएमएफ होता है, और जो हमें मिलता है वो क्या होता है? पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? आप सिंपल से एक बात बताओ, देखो अब एग्जैक्टली बैटरी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है बच्चों, ये होता है ईएमएफ और ये होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी बैटरी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, और जो ये वाला पॉइंट होता है ये क्या होते हैं? टर्मिनल्स। बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, दोबारा बोलो। ईएमएफ को कैसे डिफाइन किया गया? एक यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके आने के लिए बैटरी ने जितना भी वर्धन किया दैट इज जो हमें मिला वो। तो ईएमएफ और V बराबर, अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो E और V कभी भी बराबर, तो बराबर नहीं होंगे। तो या तो अभी देखेंगे हम दो इक्वेशन, E बड़ा भी हो सकता है V से, और E छोटा भी हो सकता है V से, और E बराबर भी हो सकता है V से। अब तीनों रिलेशन यहाँ दिखा देता हूँ और उनकी कंडीशन बता देता हूँ कौन कौन कब कब पॉसिबल हो सकता है। जल्दी बताइए, समझ में आए? और बच्चों EMF E internal resistance R, EMF E internal resistance R, and these are known as your terminals A और B। बेसिकली ये होती है पूरी बैटरी का रिप्रेजेंटेशन। सो इसमें करंट ऐसे चल रहा है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है। जल्दी देख के बताओ 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? इसमें से मैं एनर्जी ले रहा हूँ और इसको मैं एनर्जी। बेसिकली अगर मैं और फ्रेंकली बताऊं तो ये कुछ वही काम होता है, ये वो वाला ही कुछ काम होता है जब शाम को आप बैटरी को अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। ये वो कुछ काम होता है जब चार्जिंग के बाद आप पूरा दिन बैटरी से काम लेते हो। तो बेसिकली दिस इज नोन एज योर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, दिस इज नोन एज योर चार्जिंग ऑफ बैटरी। भाई बैटरी रिचार्जेबल और चार्जेबल दोनों होती है ना। एक नॉन रिचार्जेबल होती है, रिचार्जेबल होती है। जो हमारे फोन में होती है वो कौन सी होती है? यूज करो, खत्म होती दिखाई दे, फिर चार्ज कर लो, फिर वो धीरे धीरे चार्ज करती है, फिर यूज करो, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज करते चले जाओ। इधर आओ, अब यहाँ से यहाँ केवीएल लगाओ, पार्शियल केवीएल। सोच करंट ऐसे चल रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। जल्दी बोलो, यहाँ से चलो, VA माइनस E प्लस, मान लो आई करंट है, IR इज इक्वल टू, बोलो VA माइनस VB कितना आया? E माइनस, दोबारा बोलो, यहाँ से मान लो करंट ऐसे चल रहा है, करंट आई है बच्चों, आ जाओ, VA माइनस E माइनस IR इज इक्वल टू
तो वी ए माइनस वी बोलो, ई प्लस, जल्दी बोलो, वी ए माइनस वी क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल या बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या बेसिकली आउटपुट। ध्यान से देख, यहाँ पे V है, V क्या है? E माइनस समथिंग, तो यहाँ पर V कैसे कहूँ? लेस देन E है, यहाँ पे V लेस देन E। ये देख V क्या है? E प्लस समथिंग, तो EMF से बड़ा है, तो V इज ग्रेटर देन E। और कायदा भी कहता है बच्चों, अगर बैटरी को रिचार्ज मतलब चार्ज करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई हैवी बैटरी लगानी पड़ेगी, और वो बैटरी इतनी हैवी लगानी पड़ेगी तो उसके EMF से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके वो वाली एक्टिवेट करेगी, नहीं तो यही रोल में आती रहेगी। हाँ ना बोलो। ये दूसरा है जो हम लोग करते हैं। तो दिस इज नोन एज योर चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, दिस इज नोन एज योर चार्जिंग ऑफ बैटरी। जल्दी बोलो, समझ में आया क्या? सोच, इफ देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट, कोई भी वो ले लो, करंट है ही नहीं सर्किट में, यानी ओपन सर्किट है भाई, ओपन सर्किट होगा तभी तो करंट जीरो है। बोल करंट जीरो, करंट जीरो रखो, क्या V के बराबर है? करंट जीरो रखो। अब आपकी बुकों में ये डेफिनेशन गिवन है कि इफ देयर इज नो करंट इन द सर्किट तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ दिस सेल। नहीं आया? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जो कि अब हम एक दो लेक्चर के बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये वाला, इफ I इक्वल टू जीरो। बस आपको याद क्या रखना है कि V और E को हम कंपेयर नहीं कर सकते। पहली बात तो V या तो E से बड़ा होगा या V E के छोटा होगा, V और E बराबर एक ही कंडीशन में होंगे। अगर सर्किट में करंट क्या प्रूव कर दिया, तो मैं V को E के बराबर रख सकता हूँ, एल्स V को E के बराबर रखना मुश्किल है, फिर उसमें कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। जल्दी बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्की बात। चलो आज के लेक्चर को यही माइंड रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।